हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। हम लोग जो है नॉर्मलता पढ़ रहे थे और नॉर्मलता के अंदर हम लोगों ने देखा कि संयोजी कारक की गणना कैसे करते हैं। तो संयोजी कारक की गणना में हम लोग जो है अम्ल की गणना तक कर चुके थे। हम लोगों ने H3PO4, H3PO3 और H3PO2 वाला एग्जाम्पल देख लिया था, ठीक है। अब हम लोग जो है बच्चों एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं अम्ल का, और वो है इंपॉर्टेंट है बहुत, क्योंकि आ चुका है 2-3 बार। BOH होल थ्राइस, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो देखने से आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहां पर जो इसका हम लोग अगर संयोजी कारक निकालें तो H के अनुसार निकालें कि OH के अनुसार निकालें, तो आपको 3 दिख रहा होगा यहाँ पे संयोजी कारक। सिंपल सी बात है। लेकिन ये जो है लिखा इस तरीके से है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं H3BO3। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बोरिक अम्ल। इसका नाम होता है बोरिक अम्ल, बोरिक एसिड, ठीक है। बोरिक अम्ल H3BO3, क्लियर। अब देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसका संयोजी कारक जो है वो 3 होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। 3 हाइड्रोजन है, विस्थापित H+ आयनों की संख्या। हम लोग क्या देखते हैं, अम्ल का संयोजी कारक। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहां पर जो संयोजी कारक है वो 3 होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे कारण है। तो देखो ये बोरोन, यहां पे OH, यहां पर OH और यहां पर भी OH, ठीक है। मैंने कल ये भी बताया था कि जो ऑक्सीजन से जुड़े रहते हैं वो H+ वो हाइड्रोजन जो है विस्थापित हो सकते हैं। फिर आप ये बोलोगे सर आपने तो कल ये बोला था, है ना। लेकिन देखो कारण इसके पीछे ये है कि जो बोरोन है ये बेचारा गरीब आदमी। क्यों गरीब आदमी है कि इसके चारों तरफ जो है, अभी अगर मैं इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है ये 6 ही इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब एक गरीब आदमी, इसके पास में अष्टक पूरा नहीं है, अपूर्ण अष्टक है। और जिसका जो खुद ही गरीब है वो क्या हाइड्रोजन देगा यहां से, ठीक है। तो वो बांध के रखता है सबको। जो गरीब होता है ना वो अपने पूरे परिवार को लेके चलता है साथ में। तो बिल्कुल ये जो गरीब आदमी है ये अपने आप को, अपने जो पूरा परिवार है उसको साथ में जकड़ के रखा हुआ है। इसकी जड़ें बहुत मजबूत है, ठीक है। अगर इसके पास बहुत सारा पैसा होता है ना, बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ले जाओ ले जाओ ले जाओ ऐसे करता है। लेकिन जब बेचारा खुद के पास कमी है तो किसको क्या दे सकता है, नहीं देगा, है ना। आजकल कोई भी दान में करण नहीं होता। तो यहां से जो हाइड्रोजन है ये विस्थापित नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका संयोजी कारक कैसे निकालेंगे। तो देखो जब भी कोई N10 करे, आपको कोई भी तत्व जो है यौगिक जो है N10 करे, मैं प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा, मैं प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा, तो उसको उठा के किस में डाल दो, आप पानी में डाल दो। उसके साथ क्या खेल लो बेटा, होली खेल लो बढ़िया तरीके से। तो H3BO3 को हम लोग क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे। इसको जब हम लोगों ने पानी में डाला तो आप देखो पानी जो होता है ना इस तरीके से होता है, H+OH-, ठीक है। एक्चुअली में इसके पीछे एक और रीजन है कि यहां पर जो कक्षक है इसके अंदर जो OH- है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल देते हैं, तो इनके बीच में एक बंध बन जाता है जिसको उपसहसंयोजक बंध बोला जाता है। ये सारी चीजें आप पढ़ोगे बाद में, क्लियर। तो एक्चुअल में क्या है कि यहां पर ये एक OH- आयन जो है ये गेन कर लेगा, मतलब ग्रहण कर लेगा। तो इसके पास में एक कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा H या फिर BOH4-, ठीक है। ये वाला इसके पास में एक आयन बनेगा, ये संकुल आयन होता है और ये बहुत ज्यादा स्थायी भी होता है। ये आयन स्थायी भी होता है, ठीक है। और यहां पे क्या बचेगा, यहां पर बचेगा एक H+। तो आपको दिख रहा होगा अभिक्रिया में कि वहां से एक H+ जो है विस्थापित हो गया है। तो इसका जो संयोजी कारक है H3BO3 का, इसका संयोजी कारक होता है बच्चों 1। H3BO3 बोरिक अम्ल का जो संयोजी कारक है वो होता है 1, ये ध्यान रखना। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये H+ कहां से विस्थापित हुआ है। तो ये H+ अम्ल से विस्थापित नहीं हुआ, ये H+ किसका है, ये पानी का H+ है, ठीक है। किसका H+ है, पानी का, क्योंकि यहां से जो OH- है
वो तो अंदर चले गए, इधर बॉन्ड बना लिया उन्होंने, ठीक है, ये संकुल बना लिया, और ये H प्लस बच गया हमारे पास में, तो हम लोगों ने इधर लिख दिया। क्लियर? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये H प्लस कहां से आया? पानी से आया। संकुल कौन सा बना? ये बना। ठीक है, इस संकुल की ज्यामिति वगैरह सब ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, संकरण वंकरण सब पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी तो केमिस्ट्री हमने स्टार्ट ही की है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पढ़ाते चल रहे हैं वैसे वैसे आप पढ़ते चलो, तभी कर पाओगे, वरना कोई मतलब नहीं करने का। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो ये था हमारे पास में अम्ल के संयोजी कारक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया। इसके बाद में हम लोग देखते हैं क्षार। क्षार के लिए संयोजी कारक दूसरा है, क्षार के लिए संयोजी कारक, क्षार के लिए संयोजी कारक या फिर वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो क्षार के लिए वैलेंसी फैक्टर संयोजी कारक निकालने का तरीका है कि उसमें विस्थापित OH माइनस आयनों की संख्या, जितने OH माइनस आयन वहां से बाहर निकलेंगे वो ही क्या हो जाएगा, उसके क्षार के लिए संयोजी कारक हो जाएगा। या ग्रहण किए गए H प्लस आयनों की संख्या, H प्लस आयनों की संख्या। अब कुछ बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर है ना नोट्स भेजो, ठीक है, नोट्स भेजो। अब मैं लिख के तुम्हें नोट्स भेजूं, पढ़ाऊं भी सही और यहां से नोट्स भी लिख के भेजूं, तो बेटा ऐसा नहीं होगा। जो हम लोग पढ़ा रहे हैं ना यहाँ पे, है ना, आपको ऑनलाइन, इनको लेक्चर को देखो और उनसे नोट्स बनाओ, यही नोट्स है आपके लिए, कोई स्पेशल बाहर से नोट्स उतर के नहीं आएंगे। क्लियर? क्योंकि अगर मैंने नोट्स भेज दिया तो आप तो लिखना ही छोड़ दोगे, सिर्फ लेक्चर देखोगे, ऐसे सोते लेटते, रजाई में कूदते फादते, बाथरूम में बैठते हुए, है ना, तो आप तो ऐसे लेक्चर देखोगे, फिर तो लिखना बंद ही कर दोगे। नोट्स दे दिए तो फिर तो उनको ही पढ़ोगे आप, है ना, लेक्चर भी नहीं देखोगे, क्या मतलब आ रहा फिर लेक्चर देखने का जब नोट्स ही मिल गए तो तुम्हें। क्लियर? तो नोट्स वोट्स देने का लाड़ नहीं है हमारे पास में, एक एक लेक्चर देखो और खुद से नोट्स बनाओ। जैसे ऑफलाइन क्लास से समझो ना इसको, क्यों ऑनलाइन समझ रहे हो आप? जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ो। वहाँ पर भी क्या नोट्स देते हैं क्या? नहीं देते। 2-3 बच्चों को फोन आ चुके हैं, सर नोट्स खुद ही बनाना है नोट्स। मैं नोट्स दे भी दूंगा ना, किसी दूसरे बच्चे के लिखे हुए दूंगा, है ना, उसकी मैं तुम्हें फोटोकॉपी खींच के फिर उधर भिजवाऊंगा, तो इसका मतलब क्या आ रहा है? क्योंकि कोई भी बच्चा अपने हिसाब से लिखता है, हर कोई नोट्स अपने हिसाब से बनाते हैं। ठीक है? क्लियर? और मैंने खुद ने कोई नोट्स बनाया नहीं आज तक, 7-8 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, कभी बनाए होंगे किसी जमाने में, तो अब तक थोड़ा रहेंगे। तो विस्थापित OH माइनस आयनों की संख्या, अब तो नोट्स सीधे हमारे दिमाग में घुस गए हैं, यही है सारे नोट्स। या ग्रहण किए गए H प्लस आयनों की संख्या। तो क्षार के लिए हम लोग देखेंगे कितने OH माइनस आयन वहां से बाहर निकल सकते हैं, विस्थापित हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्लियर? अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर इसको आप आयनीकरण करने की कोशिश करो तो यहां पर Na प्लस और OH माइनस इस तरीके से आयन में टूटेगा। क्लियर? और कितने OH माइनस आयन विस्थापित हो रहे हैं? एक, तो इसका संयोजी कारक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा बच्चों। क्लियर? दूसरा MgOH होल ट्वाइस क्या होगा? मैग्नीशियम +2 प्लस 2OH माइनस, इस तरीके से टूटेगा। ध्यान रखना, हमेशा कोई भी यौगिक उदासीन तभी होता है जब जितना धनावेश हो उतना ही ऋणावेश। क्लियर? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं इसको, विद्युतीय उदासीनीकरण तभी होगा जब जितना धनावेश हो उतना ही ऋणावेश हो। तो धनावेश 2 था तो OH माइनस भी कितने, फिर वहां पे 2, ये देखो 2 OH माइनस, मैग्नीशियम के ऊपर +2 आवेश। क्लियर? तो इसका मतलब कितने OH माइनस आयन विस्थापित हो रहे हैं यहां से? 2, तो इसका संयोजी कारक कितना हो जाएगा? 2। अब ये संयोजी कारक जो है यहां पर अधिकतम है 2। अब जरूरी नहीं है यहां पे दोनों OH माइनस निकाल दो, एक भी निकाल सकता है, उसकी मर्जी, नहीं निकालना उसको। क्लियर? जिस तरीके से अम्ल में हो रहा था ना, उसी तरीके से क्षार में भी हो सकता है, उसकी मर्जी। अभिक्रिया में वो एक ही OH माइनस देना चाहता है। ठीक है? तो फिर ध्यान रखना, उसी तरीके से अभिक्रियाएं लिखी जाएंगी। लेकिन काम की बात यह है कि ऐसी अभिक्रिया आपके आती नहीं क्षार वाली। क्षार में तो विस्थापित दोनों सारे विस्थापित कर देते हैं। बहुत कम रेयर केस में, है ना, किसी एग्जामिनर की अगर कीड़ा होगा तो वही डालेगा। ठीक है? अगला
जैसे मैं लिखूं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका क्या होगा संयोजी कारक। तो एल्यूमिनियम हमें पता है कि एल्यूमिनियम के ऊपर आवेश कितना होता है, +3। इस +3 को उदासीनीकरण करने के लिए 3 माइनस भी चाहिए, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है, +3 OH माइनस आयन। क्लियर। तो कितने संयोजी कारक होगा यहाँ पे विस्थापित, कितने हुए 3 OH माइनस विस्थापित हुए, संयोजी कारक कितना हो जाएगा 3। लेकिन ये अधिकतम है, न्यूनतम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। अगर अभिक्रिया नहीं दी हुई है इससे रिलेटेड तो आप तो क्या लेके चलना है, आपको अधिकतम ही लेके चलना है। लेकिन अगर अभिक्रिया दी हुई है वहां पे देखना फिर आपको कितने विस्थापित हो रहे हैं, और कैसे पता पड़ता है विस्थापित होने की संख्या, वो हमें उत्पाद देख के पता चलता है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखो लवण के लिए, अच्छा सॉरी, हम लोगों ने यहां पर एक अपवाद देखना है। अपवाद क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोगों ने ले लिया NH3, ठीक है, NH3। अब NH3 क्या है, अमोनिया है। अमोनिया एक क्षार होता है बच्चों, अमोनिया क्या होता है, एक तरीके से क्षार होता है। क्लियर। अब क्षार के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, विस्थापित OH माइनस आयनों की संख्या, लेकिन ये तो OH माइनस विस्थापित ही नहीं कर रहा। तो एक्चुअल में होता क्या है, मैंने अभी जस्ट पहले आपको बताया था, बोरिक अम्ल में भी जो भी आपको प्रॉपर्टी शो नहीं करे, आप उसको उठा के कहाँ डाल दो, पानी में। NH3 को हम लोगों ने क्या करा, पानी में डाला। देखो NH3 को हम लोगों ने पानी में डाला, क्यों डाल रहे हैं पानी में, क्योंकि OH माइनस नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, तो H2O में डाला इसको, NH3 को। NH3 के पास, सॉरी वाटर के पास में क्या होते हैं, H+ आयन भी होते हैं और OH माइनस आयन भी होते हैं, ठीक है। तो NH3 क्या करेगा, NH3 के पास में यहाँ पे होते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये इसके साथ में मिलकर संयोजी उपसंयोजक बंध बना लेता है और OH माइनस आयन यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो देखो क्या होगा, NH4 प्लस OH माइनस आयन, ठीक है। या फिर आप बोलो कि यहां से NH3 जब पानी में डाला जाता है तो यहां से बनता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दोनों तरीके से देख सकते हो, क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब तोड़ा जाता है तो ये टूटेगा किसमें, NH4+ आयन और OH माइनस आयन। तो विस्थापित होने वाले OH माइनस आयन की संख्या कितनी है भाई, 1 है। लेकिन ये OH माइनस आयन विस्थापित कहां से हो रहा है, ये पानी से हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि अमोनिया का संयोजी कारक कितना होगा, तो संयोजी कारक होगा 1। क्लियर। क्योंकि यहां पर एक H+ ग्रहण किया जा रहा है। मैंने अभी जैसे स्टार्टिंग में बोल दिया आपको, क्षार के लिए विस्थापित OH माइनस आयन की संख्या या फिर ग्रहण किए गए H+ आयन की संख्या, ठीक है। तो ये था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया से आया है। अमोनिया को पानी में डाला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ गया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है 1 OH माइनस आयन दे रहा है, तो अमोनिया का संयोजी कारक कितना हुआ, 1। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं लवण के लिए। थर्ड, लवण के लिए संयोजी कारक, ठीक है। लवण के लिए संयोजी कारक क्या होगा, लवण के लिए संयोजी कारक होगा कुल धनावेश या कुल ऋणावेश। या तो आपको कुल धनावेश देखना है उसके अंदर या कुल ऋणावेश देखना, दोनों देख के ऐड मत कर देना, ठीक है। लवण जो होता है, लवण मैं बोल रहा हूं कि आयनिक यौगिक होते हैं, है ना। आयनिक यौगिक कैसे, जैसे मैंने मान लिया उदाहरण के तौर पे लिया यहां पर NaCl। NaCl एक लवण है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। अगर मैं इसको आयनीकृत करने की कोशिश करूं तो यह टूटेगा Na प्लस Cl माइनस। क्लियर। किसमें टूटेगा बच्चों, Na+ और प्लस Cl माइनस। अब यहां पे मुझे बताना है कि NaCl का संयोजी कारक कितना है। तो आप बता सकते हो कुल धनावेश या कुल ऋणावेश, या तो कुल धनावेश देखो या फिर कुल ऋणावेश देखो। कुल धनावेश कितना है यहाँ पे, +1। अब ये पता है कि आपको ये क्या है, उदासीन है, तो जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होगा, तो 1। संयोजी कारक कितना आएगा इसका, 1। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुल धनावेश या कुल ऋणावेश को जोड़ देते हैं, यहाँ पे 1 + 1 2 कर देंगे। ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया, या तो आप क्या देखो, धनावेश देखो या फिर कुल ऋणावेश देखो। तो उसका संयोजी कारक कितना आएगा, 1। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने एक और एग्जांपल लिया, MgCl2 या MgSO4।
ये लिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितना होगा MgSO4 का संयोजी कारक वैलेंसी फैक्टर। तो इसका संयोजी कारक कैसे निकालेंगे? मैग्नीशियम +2 आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन, कुल धनावेश या फिर कुल ऋणावेश, है ना। तो कुल धनावेश देख लो कितना है 2, तो संयोजी कारक कितना है 2। जैसे मैंने लिया AlCl3, इसको अगर आप तोड़ोगे किसमें टूटेगा? ये एल्यूमिनियम +3 प्लस 3Cl माइनस, ठीक है। या तो कुल धनावेश या कुल ऋणावेश, तो संयोजी कारक इसका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। धनावेश कितना है? 3। एक और एग्जांपल देखो, K4FeCN6, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, है ना। अभी इसका नाम लिखना आपको नहीं आएगा, लेकिन जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो आसानी से इसका नाम लिख सकते हो, है ना। पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। इसमें क्या होता है बच्चों? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, है ना। संकुल यौगिक बोलते हैं इनको। ये क्या है? एक तरीके से संकुल यौगिक। संकुल यौगिक में एक आयन तो जो है सिंपल होता है, साधारण, और दूसरा जो होता है वो संकुल होता है, कॉम्प्लेक्स। क्लियर? संकुल यौगिक या फिर उपसहसंयोजक यौगिक भी बोलते हैं इनको, या उपसहसंयोजक यौगिक भी इनको कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसहसंयोजक यौगिक। तो ऐसे यौगिकों में एक आयन जो होता है वो सिंपल होता है, दूसरा आयन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, संकुल बनाता है, ठीक है। तो यहां पर जो है धनायन जो है ये पोटेशियम, ये क्या है? साधारण है। कितने पोटेशियम है? 4, तो ये आ जाएगा 4K प्लस ये आपके पास में जो है ऋणायन FeCN6, है ना। ये धनायन होगा तो ये ऋणायन होगा, लेकिन ऋणायन कितना होगा? ये 4 यहां पे लिखा हुआ है और इसके नीचे लिखा हुआ है 1, दिख नहीं रहा मैं, लेकिन कितना लिखा हुआ है? 1। 4 इसके नीचे लिखा हुआ है, ये 4 कहां से आया होगा? इधर से आया होगा। इसका मतलब यहां पे जो ऋणायन है वो कितना हुआ होगा? 4 माइनस। क्लियर? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? संयोजी कारक निकाल रहे हैं। तो संयोजी कारक कितना आ जाएगा भाई? इसका पोटेशियम फेरोसाइनाइड का संयोजी कारक कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। या तो कुल धनावेश देख लो या फिर कुल ऋणावेश देख लो। क्लियर? ओके। तो ये थी आपके पास में संयोजी कारक की गणना, ठीक है। अब हमें एक टॉपिक पढ़ना है, नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध। नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध देखो कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि n बराबर नॉर्मलता बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटा तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन ml में इंटू 1000, यही होता है बच्चों, ठीक है। अब यहां पर इसको मैं और आगे ओपन करूं तो ये W विलेय का भार बटा AW क्या है? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? अणुभार बटा संयोजी कारक। अणुभार को मैं लिख रहा हूं यहां पे MW बटा संयोजी कारक वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, इंटू VmL में तो 1000 ऊपर चला जाएगा। आगे देखो, ये वैलेंसी फैक्टर ऊपर ले जा रहे हैं हम लोग, तो ये आएगा W अपॉन MW इंटू VmL इंटू 1000, ठीक है। संयोजी कारक ऊपर ले गए तो यहां पे आ गया संयोजी कारक VF और यहां पे है n चल रहा है। क्लियर? ये है विलेय का भार, ये है विलेय का अणुभार। विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार क्या हो गए? मोल, है ना। और किसमें? विलयन के आयतन में। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला पूरा, यहां से लेके यहां तक का फॉर्मूला क्या बन गया? ये बताओ, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। ये किसका फॉर्मूला है? मोलरता का। तो इसका मतलब आपके पास में रिलेशन आया कि नॉर्मलता बराबर क्या निकल के आया हमारे पास में? मोलरता इंटू संयोजी कारक, ठीक है।
मतलब n बराबर m इंटू संयोजी कारक वैलेंसी फैक्टर। क्लियर? ये संबंध है किसमें? नॉर्मलता में और मोलरता में। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे मोलरता दिया हुआ है और नॉर्मलता पूछा हुआ है तो आप सीधे क्या कर दो, वहां पर संयोजी कारक से गुणा कर दो। जैसे मैं अगर यहां पे एक क्वेश्चन लिखूं, क्वेश्चन है आपके पास में कि 0.1 मोलार H3PO3 विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? नॉर्मलता क्या होगी यह हमें निकालना है। ठीक है, अब 0.1 m का मतलब क्या है? 0.1 m का मतलब है कि इसकी मोलरता दी हुई है। ठीक है, तो मोलरता कितनी दी हुई है भाई? मोलरता मतलब सांद्रता कितनी दी हुई है? 0.1 मोलार। ठीक है, और हमसे पूछा है नॉर्मलता, और कोई डेटा नहीं है हमारे पास, ना आयतन है ना कुछ। ठीक है, तो हमें पता है कि मोलरता और नॉर्मलता में एक संबंध है m इंटू वैलेंसी फैक्टर। हमें सिर्फ H3PO3 का क्या पता होना चाहिए? संयोजी कारक पता होना चाहिए। तो H3PO3 का संयोजी कारक कैसे निकालेंगे? विस्थापित H+ आयनों की संख्या, अम्ल है क्योंकि, है ना। इसके अंदर विस्थापित H+ आयनों की संख्या कल देखी थी, कितनी होती थी? 2 होती थी। संयोजी कारक कितना होता है? 2। तो 0.1 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा ये? 0.2 n आपके पास में क्या आ जाएगा? नॉर्मलता आंसर। क्लियर? बहुत इजी है ना, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। संबंध निकाल लिया हम लोगों ने, और मोलरता दिया हुआ है, संयोजी कारक हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैं संयोजी कारक आपको बार बार पढ़ा रहा था। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, है ना। कल नॉर्मलता के क्वेश्चन करेंगे, अभी क्वेश्चन करने बाकी हैं। कल सांद्रता के क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे जो जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोगों ने पढ़ी अब तक, उन सब के न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल का जो पार्ट रहेगा हमारा न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चों, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।